नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। पंजाब विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को झटका लग सकता है। सिद्धू के खिलाफ अब पार्टी जल्द कार्रवाई कर सकती है। इससे पहले ही पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश चौधरी ने केंद्रीय नेतृत्व से सिद्धू से जवाब तलब कर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने अनुशासन समिति को शिकायती पत्र भेजकर नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की थी। तो आज पार्टी सिद्धू को लेकर कोई बड़ा फैसला कर सकती है, ऐसी खबरें हैं। और इसी बीच आपको ये बता दें कि पहले भी कई बार नवजोत सिंह सिद्धू पर अनुशासनहीनता के आरोप लगाए जा चुके हैं और आज पार्टी की एक अहम बैठक होने वाली है और कहा जा रहा है, माना जा रहा है कि इस बैठक में सिद्धू को लेकर कोई बड़ा और अहम फैसला हो सकता है। तो कांग्रेस अनुशासन कमेटी की ये बैठक आज होने वाली है। पहले भी जैसे मैंने बताया कि सिद्धू को लेकर कई बार अनुशासनहीनता के आरोप उन पर लग चुके हैं और आज ये जो बैठक होने वाली है इसमें सिद्धू पर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। कांग्रेस की आज ये अहम बैठक होने वाली है और इस बैठक में नवजोत सिंह सिद्धू को देखते हुए कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। कांग्रेस अनुशासन कमेटी की आज ये बैठक होने वाली है। नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर कोई अहम फैसला हो सकता है इस बैठक में। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता तोशी का रुख कर लेते हैं। तोशी, आज कांग्रेस की ये अहम बैठक होने वाली है, इस बैठक का एजेंडा क्या रहेगा? देखिए, बिल्कुल नेहा, कांग्रेस की तरफ से लगातार बैठकों का दौर जारी है। 9 तारीख को भी वर्किंग कमेटी की बैठक की जाएगी, लेकिन आज सबसे अहम बैठक मानी जा रही है। 6 मई को कांग्रेस ने बुलाई है अनुशासन कमेटी की बैठक। इस पूरी बैठक पर सिद्धू पर कोई बड़ा फैसला हो सकता है, क्योंकि पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पर कांग्रेस पार्टी जल्दी एक सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है। एक दिन पहले ही पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाया था कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश चौधरी ने। उन्होंने कहा था कि इनके खिलाफ एक कार्यवाही होनी चाहिए। अब इनको जल्द ही तलब किया जाएगा पार्टी की तरफ से और मांग की जाएगी कि इस पूरे फैसले पर यहाँ पर ये पार्टी विरोधी जो गतिविधियां कर रहे हैं लगातार, इसको लेकर अब जवाब दे। क्योंकि जिस तरीके से पंजाब चुनाव को हमने देखा, जिस तरीके से भीतरघात दिखाई दिया था चुनाव के दौरान, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं लगातार सिद्धू पर आरोप लगाए जा रहे हैं। जी, और हमने देखा था कि पहले भी कई बार अनुशासनहीनता के आरोप लगाए गए हैं नवजोत सिंह सिद्धू पर। इसके चलते भी ये बैठक है। बिल्कुल, ये कोई पहला मौका नहीं है जब सिद्धू लगातार अपने आप को सीनियर कांग्रेस के सीनियर नेता के तौर पर देखते हैं और बताते भी हैं। और चंनी की बात करते तो लगातार उनके बीच में वो भेदभाव देखा जा रहा था। वो लगातार एक अलग ही पॉलिटिक्स खेल रहे थे। इसको लेकर पार्टी जो है वो पूरे तरीके से यहाँ पर अब साफ दिखाई दे रही है। सूत्रों के मुताबिक सिद्धू को नोटिस
तुरंत जवाब तलब किया जाएगा, या तो इसके साथ साथ फिर जवाब आते ही सिद्धू को पहले निलंबित किया जा सकता है, मतलब यानी कि पार्टी से उनको निकाला भी जा सकता है, या फिर जब जवाब आ जाएगा तो उसके बाद निष्कासन करना है या नहीं करना है, इसको लेकर एक बैठक दोबारा से होगी कि क्या उनका जवाब रहेगा। क्योंकि लगातार वो पार्टी विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं, पार्टी में जो सीनियर लोग हैं, सीनियर आला अधिकारी है, उनकी बात को वर्चस्व नहीं दे रहे हैं और अपनी मनमानी कर रहे हैं, जो लगातार खबरें सामने आ रही है। चलिए तोशी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की बात नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ सामने आई है और इससे पहले भी कई बार उन पर अनुशासनहीनता के आरोप लगाए गए हैं, जिसके चलते आज ये अहम बैठक हो रही है जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। दिल्ली की जहांगीरपुरी और शाहीन बाग के बाद अब ओखला में अतिक्रमण हटाने की तैयारी है। ओखला औद्योगिक क्षेत्र में अवैध कब्जों पर अतिक्रमण पर दक्षिणी एमसीडी का बुलडोजर चलेगा। दक्षिणी नगर निगम को 2 वीक के अंदर यानी 2 सप्ताह के अंदर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट अतिक्रमण के खिलाफ 2 सप्ताह के अंदर सकारात्मक कार्रवाई करने का निर्देश उनकी तरफ से दिया जा चुका है। दिल्ली पुलिस को अतिक्रमण हटाने के लिए पर्याप्त पुलिस बल मुहैया कराने का भी आदेश दिया गया है। तो ये जानकारी आप तक पहुंचा दें कि अब जहांगीरपुरी के बाद ओखला में बुलडोजर चलेगा। जहांगीरपुरी, उसके बाद शाहीन बाग और अब ओखला, जहां पर अतिक्रमण हटाने की तैयारी शुरू कर दी गई है और इस अतिक्रमण को हटाने के लिए पर्याप्त पुलिस बल भी मुहैया कराने के आदेश दे दिए गए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुलदीप शर्मा का रुख कर लेते हैं। कुलदीप, पहले जहांगीरपुरी, फिर शाहीन बाग और अब ओखला की बारी। बिल्कुल, देखिए ये जो बुलडोजर को लेकर जो कार्रवाई कर रहा है वो जो एमसीडी ने पूरा एक प्लान तैयार किया है इसका साउथ दिल्ली को अतिक्रमण होने के लिए, उसी प्लान के तहत ये कार्रवाई की जा रही है और पिछले 3 दिनों से लगातार कार्रवाई जारी है। और इसके तहत आज जो दिल्ली का ओखला इलाका है वहां पर जो है ये बुलडोजर का एक्शन होना है। और अभी जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक जो श्रीनिवासपुरी की प्राइवेट कॉलोनी है वहां से लेकर जो ओखला का रेलवे स्टेशन में जो वहां पर गांधी कैंप है वहां तक जो है वो बुलडोजर की कार्रवाई होगी और इस क्षेत्र में सड़कों पर जो भी अतिक्रमण होगा उसको बुलडोजर चलाकर जो है हटाया जाएगा। साथ में जहां भी सरकारी जमीन पर कोई कब्जा होगा या फिर कहीं पर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन होगा उसको बुलडोजर की मदद से जो है नष्ट किया जाएगा। जी, यानी कुलदीप, अतिक्रमण हटाने की तैयारी पूरी कर ली गई है, लेकिन इसी के साथ हम ये भी देख पा रहे हैं कि जो लोग ये जान चुके हैं कि अतिक्रमण हटाने के लिए पीला पंजा चलेगा वो भी पहले से अलर्ट नजर आ रहे हैं। सामान सड़कों से हटाया जाना शुरू हो चुका है। बिल्कुल, देखिए बुलडोजर का जो खौफ है वो उन तमाम इलाकों में नजर आ रहा है जिन इलाकों को एमसीडी ने इस एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव के लिए आइडेंटिफाई किया है, चाहे वो शाहीन बाग का इलाका हो, चाहे वो ओखला का इलाका हो या फिर दिल्ली के संगम विहार का इलाका हो। जो इलाके इस लिस्ट में शामिल है उस इलाके के रहने वाले लोग जो है वो बुलडोजर से खौफ ज़्यादा है। और यही वजह है कि कई जगह पर हमको ये देखा गया है कि बुलडोजर के एक्शन से पहले ही लोगों ने खुद अपने आप जो अतिक्रमण उन्होंने किया हुआ था उसको हटा लिया। सड़कें जो उन्होंने घेरी हुई थी वो सड़कें उन्होंने खाली कर दी है, क्योंकि शाहीन बाग में कल बुलडोजर नहीं चल पाया क्योंकि पुलिस को जो है वो पर्याप्त फोर्स नहीं मिल पाई। लेकिन उसके बावजूद वहां पर जो है वो काफी सड़कें जो है वो अतिक्रमण से मुक्त हो गई, क्योंकि लोगों ने बुलडोजर आने से पहले ही अपना सड़कों पर बिखरा हुआ जो सामान था उसको समेटना शुरू कर दिया था। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जिन जिन इलाकों में बुलडोजर एक्शन होना है उन इलाके में जो लोग हैं वो बुलडोजर से खौफजदा है, दहशत में। और यही वजह है कि वो बुलडोजर के एक्शन से पहले खुद ही जो है वो अपने सामान को सड़कें खाली करते हुए नजर आ रहे हैं। जी ठीक है कुलदीप, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि अब ओखला में बुलडोजर चलेगा और अतिक्रमण हटाने की तैयारी कर दी गई है। लेकिन जैसा कि हमारे संवाददाता कुलदीप अभी बता रहे थे कि लोगों के मन में अब बुलडोजर को लेकर जो डर है और भय है वो देखते ही बन रहा है। लोग पहले से ही अतिक्रमण हटाने लग चुके हैं।
और इसी बीच सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, जो कि दिल्ली से आ रही है, जहां पर बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा को गिरफ्तार कर लिया गया है। पंजाब पुलिस ने तजिंदर बग्गा को गिरफ्तार किया है। बीजेपी नेता कपिल मिश्र का दावा है कि तजिंदर बग्गा को घर से पुलिस के 50 जवान ले गए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली से यह बड़ी खबर। तो बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब पुलिस जो दिल्ली से ने गिरफ्तार कर ली गई। बग्गा के खिलाफ 1 अप्रैल को एफआईआर दर्ज की गई थी। उस पर भड़काऊ बयान देने, शत्रुता को बढ़ावा देने और आपराधिक धमकी के आरोप को लेकर यह मामला दर्ज किया गया था। दरअसल बग्गा फिल्म कश्मीर फाइल्स पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान को लेकर उन पर हमलावर रहे। मार्च महीने में कश्मीरी पंडितों के पलायन पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री न करने को लेकर सीएम केजरीवाल ने विधानसभा में एक बयान दिया था, जिस पर काफी बवाल मचा और इस पर बग्गा ने ट्वीट करते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। और इससे पहले छत्तीसगढ़ में भी बग्गा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जिसमें बग्गा पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप था। और अब तजिंदर बग्गा को गिरफ्तार कर लिया गया है दिल्ली से। और वही भक्तों का इंतजार खत्म हो चुका है। आज सुबह बाबा केदारनाथ के कपाट खुल गए हैं। सुबह करीब 6:25 पर केदार धाम के कपाट खुले। पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस दौरान मौजूद रहे। भारी संख्या में भक्त भी दर्शन के लिए मौजूद रहे। 10 क्विंटल फूलों से बाबा केदार का मंदिर सजाया गया। कपाट खुलने से पहले धाम में बर्फबारी हुई। केदारनाथ धाम में तापमान 0 से नीचे चला गया, फिर भी आस्था का सैलाब नहीं रुका। केदारनाथ धाम के कपाट 6 महीनों के लिए खोल दिए गए हैं। यह भी बता दें कि 2 साल केदारनाथ धाम के कपाट खुले जब आम श्रद्धालु वहां मौजूद रहे। कोरोना काल में कपाट खुलने के दौरान कई प्रतिबंध लगाए गए थे और अब तमाम वो प्रतिबंध हटा दिए गए हैं, जिसके बाद श्रद्धालु भारी संख्या में यहां पहुंच रहे हैं। तो केदार धाम के बारे में आपको कुछ अहम जानकारी हम दे दें। केदारनाथ जो मंदिर है उसकी ऊंचाई 85 फुट है, 187 फुट लंबा ये मंदिर है और 80 फुट चौड़ी मंदिर की जो चौड़ाई है वो 80 फुट है। और इसकी दीवारों की अगर हम बात करें तो 12 फुट मोटी इसकी दीवारें बताई जाती हैं। इसके जो चबूतरे हैं जिस पर यह मंदिर टिका है, जिस पर यह मंदिर खड़ा है, वो 6 फुट ऊंचे हैं। और इसी के चलते आपदा में भी इस मंदिर की नींव हिल नहीं पाई थी, जहां पूरा केदारनाथ धाम तहस नहस हो चुका था, लेकिन मंदिर वहीं पर टिका रहा। और अब आपको केदार धाम की कहानी भी बता देते हैं। महाभारत के जो पांडव थे उन्होंने इस मंदिर को बनवाया था। 8वीं शताब्दी में इस मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ था। आदि गुरु शंकराचार्य ने इसका फिर से निर्माण करवाया। मंदिर भगवान शिव के उग्र अवतार द्वारा ये संरक्षित है और मंदिर के जो पुजारी हैं वो कर्नाटक के एक विशेष समुदाय से जुड़े हुए हैं। केदारनाथ धाम के जो मुख्य पुजारी हैं उन्हें रावल कहा जाता है। जो मुख्य पुजारी हैं जो पूजा अर्चना करते हैं उन्हें रावल कहा जाता है। और बाबा केदार के मंदिर में 5 प्रधान पुजारी हैं और केदारनाथ से जुड़े जो अनुष्ठान हैं वो पूरी तरह से कन्नड़ भाषा में होते हैं। तो बाबा केदारनाथ के भी आज कपाट खुल चुके हैं। धाम के कपाट खुल चुके हैं सुबह 6:25 पर, जहां पर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। तस्वीरें आपके सामने हैं। इतनी ठंड के बावजूद यहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं बाबा केदार के दर्शन के लिए। और इसी बीच सीधा रुख करेंगे बड़ी खबर का। सीएम योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे से जुड़ी ये खबर, जहां पर चुनाव में जीत के बाद तीसरी बार अयोध्या जाने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। आयुक्त सभागार में वो समीक्षा बैठक करेंगे। हनुमानगढ़ी जाएंगे, दर्शन करेंगे। श्री रामलला के भी दर्शन आज वो करने वाले हैं। बेगमपुरा में दलित के घर भोजन करने का भी उनका कार्यक्रम है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ
3 मई से 5 मई तक उत्तराखंड के दौरे पर थे, जहां पर सीएम योगी ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। सीएम योगी ने कल अपने दौरे के आखिरी दिन भागीरथी पर्यटक आवास का लोकार्पण किया, जिसके बाद सीएम योगी शाम को अपने गढ़ उत्तर प्रदेश पहुंचे। लेकिन सीएम योगी के दौरे का सिलसिला जारी रहा। आपको बता दें कि सीएम योगी आज अयोध्या के दौरे पर जा रहे हैं, जहां पर सीएम करीब 11 बजे बताया जा रहा है कि राम कथा पार्क स्थित हेलीपैड पहुंचेंगे। वहां से सड़क मार्ग से सबसे पहले वो हनुमानगढ़ी जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे। हनुमानगढ़ी से निकलकर मुख्यमंत्री राम जन्मभूमि जाएंगे। राम जन्मभूमि में भगवान रामलला का दर्शन करेंगे। रामलला की दोपहर की आरती में शामिल होंगे। रामलला के दर्शन के बाद मुख्यमंत्री रामनगरी के ही बेगमपुरा मोहल्ला जाएंगे, जहां पर दलित परिवार के साथ उनका भोजन कार्यक्रम है। इस भोजन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ अयोध्या धाम के बीजेपी विधायक और सांसद भी मौजूद रहेंगे। और वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की वीडियोग्राफी और सर्वे का काम आज होगा। ये काम कोर्ट के आदेश के बाद किया जा रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे आज दोपहर 3 बजे से होगा। मस्जिद के दोनों तहखानों का भी सर्वे होगा। इनमें से एक भी तहखाने की चाबी जो है एक प्रशासन के पास है और दूसरी चाबी मस्जिद पक्ष के पास है। इस पूरे सर्वे में 3 से 4 दिन का समय लगने का अनुमान है और इस दौरान वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी होगी। दरअसल कोर्ट में 5 महिलाओं रेखा पाठक, सीता साहू, लक्ष्मी देवी, मंजू व्यास और राखी सिंह की याचिका आई। 5 याचिकाकर्ताओं ने महिला हैं उन्होंने कोर्ट से श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजा अर्चना की अनुमति दिए जाने की अपील की थी। कोर्ट से इजाजत की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि श्रृंगार गौरी का मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मौजूद है और इस मस्जिद की दीवार से ये पूरा सटा हुआ है और इसीलिए दोनों पक्षकारों में कहीं ना कहीं तनातनी भी है और याचिकाकर्ताओं की तरफ से सुरक्षा की मांग भी की गई है। जो कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं उनकी तरफ से भी सुरक्षा की मांग की गई है। तो दोनों आपको बता दें ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर का जो सर्वे है वो आज होगा। वीडियोग्राफी भी होगी। जो दोनों तहखाने हैं उनकी भी वीडियोग्राफी और सर्वे होगा। अगली खबर हैदराबाद से है, जहां पर एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। नागराजू नाम का एक युवक जिसे मुस्लिम लड़की से प्यार करना, शादी करना भारी पड़ गया। युवक को इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। लड़की के भाई ने नागराजू को रॉड और चाकू से मारकर सरेआम मौत के घाट उतार दिया। महिला अपने पति को बचाने के लिए मौजूद लोगों से हाथ पांव जोड़ती रही, रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, बिलखती रही, लेकिन कोई उसकी मदद को आगे नहीं आया। आखिरकार युवक की जान चली गई और उसे खून से लथपथ छोड़कर आरोपी वहां से भाग निकले। महिला ने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर युवक से शादी की थी। महिला के घर वाले इस बात से नाराज थे। बुधवार की रात को वो अपने पति के साथ स्कूटर पर जा रही थी, तभी महिला के भाई और कुछ रिश्तेदारों ने उस पर हमला किया। पुलिस ने 2 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। खबरों में बात करेंगे मौसम की। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी से राहत जारी है। बुधवार को हुई हल्की बारिश के बाद तापमान और गर्मी में लगातार गिरावट दर्ज हुई है। दिल्ली में गुरुवार को अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान सामान्य से 2-2 डिग्री सेल्सियस कम रिकॉर्ड हुआ है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दिल्ली में शनिवार से मौसम साफ रहेगा। तापमान में बढ़ोतरी होगी। 9 मई तक अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास जाने की संभावना है, जिसकी वजह से एक बार फिर से दिल्ली में लू के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। यह सिलसिला कई दिनों तक बरकरार रहेगा। दिल्ली में गुरुवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 कम यानी 22.4 और अधिकतम तापमान सामान्य से 2 कम यानी 37 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। दिल्ली में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 39 और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आसमान से हल्के बादल भी आसमान में दिख सकते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल की अपनी पहली विदेश यात्रा को पूरा करके स्वदेश लौट आए हैं। विदेश दौरे से भारत लौटते ही प्रधानमंत्री एयरपोर्ट से सीधे पीएमओ पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को देश के विभिन्न हिस्सों में पड़ रही भीषण गर्मी से निपटने और मानसून से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा के लिए आयोजित एक अहम बैठक की अध्यक्षता की। बताते चले कि देश के कई हिस्सों में पारा तेजी के साथ बढ़ रहा है। कई शहरों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है।
वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिनों के पश्चिम बंगाल दौरे पर हैं, जहां उन्होंने उत्तर 24 परगना जिले के हिंगालगंज बीएसएफ की फ्लोटिंग सीमा चौकियों और एक पोत एम्बुलेंस का बीते कल उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने तैरती हुई सीमा चौकी का उद्घाटन किया और बोट एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद गृह मंत्री ने हरिदासपुर में मैत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया। बताते चले 2021 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद गृह मंत्री पहली बार पश्चिम बंगाल के दौरे पर आए। एक तरफ जहां उन्होंने प्रदेश सरकार पर हमला बोला, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने सीएए को लेकर 2 टूक कहा कि कोरोना के बाद इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। स्पष्टता कर जाता हूं, तृणमूल कांग्रेस सीएए के बारे में फाय फैला रही है कि सीएए जमीन पर लागू नहीं होगा। मैं आज कहकर जाता हूं, कोरोना की लहर समाप्त होते ही सीएए को हम जमीन पर उतारेंगे और हमारे भाइयों को नागरिकता देंगे। ममता दीदी, आप तो यही चाहती हो कि घुसपैठ चलती रहे और बंगाल से जो शरणार्थी आए हैं उनको नागरिकता न मिले, मगर कान खोलकर तृणमूल वाले सुन ले, सीए वास्तविकता था, वास्तविकता है और वास्तविकता रहने वाला है। इसलिए आप कुछ नहीं बदल सकते हो। माताओं, भाइयों, बहनों, ये नॉर्थ बंगाल में मुख्यत्वे गंगा और ब्रह्मपुत्र से बना हुआ ये डेल्टा का क्षेत्र बहुत संवेदनशील है देश की सुरक्षा की दृष्टि से। हमारे बंगाल के विपक्ष के नेता मेरे साथ थे, मेरे कान में कहते थे जाते वक्त कि साहब बहुत घुसपैठ होता है, बहुत घुसपैठ होता है। आते वक्त कहते थे अब बहुत अच्छा हो जाएगा, घुसपैठ होने की संभावना कम हो जाएगी। क्योंकि एक लियोटिप के साथ 6 छोटी बोटें भी, पेट्रोलिंग बोटें भी, और जिस प्रकार की व्यवस्था करी है वो व्यवस्था घुसपैठ और तस्करी दोनों को रोकने के लिए पर्याप्त है, ऐसा मुझे लगता है। हालांकि क्षेत्र बड़ा कठिन, उस ओर से कोई पत्थर भी डालेगा तो इस ओर आ जाएगा। इतनी सक्रिय नदी का एरिया भी कई क्षेत्र में आता है और ये 80 किलोमीटर का एक क्षेत्र है, तो बहुत कठिन है। मगर मुझे आप लोगों के कर्तृत्व पर पूरा भरोसा है, आप लोगों के शौर्य पर भी पूरा भरोसा है। आज यहाँ पर एक मैत्री संग्रहालय का भी शिलान्यास हुआ है। भारत ने हमेशा पूरे विश्व में मानव अधिकारों की सुरक्षा पर बल दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ। नमस्कार।